What are the practices that females should follow to maintain the overall well-being of the vaginal health, and what are the practices that they should completely eradicate from their schedule? वजाइना से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो दिस इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इशू या कोई डिसीज है। वर्किंग वुमेन है तो भी स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, एक ही रीज़न है। दूसरा ये कि हमारी फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो गई। मतलब पहले ये सारे इश्यूज नहीं थे, लाइक जब हमारी मदर्स थी उन्होंने तो इस डिसीज़ के बारे में ऐसा सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। So do you think that a perspective of a father is also needed when a mother is educating her daughter about these period-related disorder and periods in general? मतलब जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा डिफाइंड थे एंड इट फील्स वेरी नाइस कि अब वो चेंज होते जा रहे हैं, पर अभी भी ऐसे कुछ रोल्स मतलब बिल्कुल डिवाइडेड है। आई हैव सीन सम केसेस जिसमें जो बच्ची होगी शी विल एक्सपीरियंस हर फर्स्ट पीरियड and she's not aware of it. There was this known colleague of mine. So जब उसको उसके पहली बार periods hit करें, she was completely unaware about it, that what is it, and unknowingly she was surrounded by such people जिनसे वो help नहीं मांग सकती थी because कि वहाँ पे male ratio ज़्यादा था। मुझे लगता है कि फादर से जो सपोर्ट मिलेगा और जो हेल्प मिलेगी वो उसे कंफर्टेबल फील करने में हेल्प करेंगी। इधर मेनोपॉज आगे शिफ्ट हो गया है तो जो प्रेगनेंसी के लिए जो ईयर्स मिल रहे हैं वो वुमेन को बहुत काफी कम मिल रहे हैं। Hello everyone, welcome to Unapologetic Talks, a podcast where real, honest and much needed conversations happen. And today we have Dr. Pranali with us. She is a biology educator at India's top renowned institute. As we know, you have been taking multiple seminars surrounding menstrual health and female hygiene. To start with today's episode, I would like to ask you what exactly vaginal health is. So thank you for having me. Vaginal health is basically well-being of vagina in terms of like bacterial and fungal ecosystem, or maybe when we talk about the normal discharge or normal vaginal lubrication. So as we know that these days market में काफ़ी products आ रहे हैं due for the vaginal well-being of a woman, and female are shifting towards it, and such products are unknowingly disrupting the pH balance because they are so highly chemically infused. So these chemicals जो women use कर रही है आजकल for maintaining vaginal health, they are not very much required on daily basis, बिकॉज ये जो केमिकल्स हैं ये वजाइना को क्लीन और हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए वो लोग यूज़ कर रहे हैं, पर वजाइना हैज़ इट्स ओन सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म कि वो खुद को ही प्रॉपर हेल्दी और क्लीन रखेगी। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि वजाइना का जो पीएच है दैट इज़ रफली नियर 4 एंड 4 एक एसिडिक पीएच है, तो एसिडिक पीएच अपने आप ही जो रहेगा क्लीन रखेगा वजाइना को एंड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देगा। इस एसिडिक पीएच की वजह से बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी। ऑल्सो जो वजाइना का डिस्चार्ज है तो वो थिक म्यूकस होता है एंड उसकी वजह से भी जो डर्ट है, डेब्रिस है, बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है वो वजाइना के थ्रू एंटर नहीं हो पाता है। तो ऐसे कोई केमिकल्स यूज़ करना, जो कभी कभी ऐसे केमिकल्स अब भी होते हैं जो पीएच को डिस्टर्ब कर देंगे। नॉर्मल पीएच जो है नेचुरली लाइक 4 है तो उसको बहुत अल्कलाइन बना देंगे। कुछ हार्ड सोप्स हैं, इफ फीमेल विल यूज़ देम तो नॉर्मल पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा एंड दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि वजाइना तो सेल्फ क्लीन कर ही रही है अपने आप को। So what are the practices that females should follow to maintain the overall well-being of the vaginal health, and what are the practices that they should completely eradicate from their schedule? Okay, so normal cleaning the vagina with normal water is fine. मतलब कोई हार्ड सोप या डिटर्जेंट यूज़ करना या कोई केमिकल यूज़ करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा व्हाट कैन बी डन इज वी कैन मेंटेन अ वेरी नाइस डाइट, क्योंकि डाइट का बहुत इफेक्ट है। लाइक इफ टेकिंग प्रोबायोटिक्स जो लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन के हैं वो भी वजाइनल हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। विटामिन सी है वो भी वजाइनल हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर हम बात करें दूसरी प्रैक्टिसेस लाइक वेयरिंग टू मच ऑफ टाइट क्लोथ्स या फिर ऐसा नॉन ब्रीदेबल मटेरियल का अगर हम कोई भी क्लोथ यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट वेरी फाइन। एयरी होना चाहिए तो सही रहेगा। ऑल्सो वॉट कैन बी डन इज़ कि जो योगा है स्पेशली जो पेल्विक एक्सरसाइजेस होती है वो सब भी रहेगी तो वजाइनल हेल्थ वुड बी वेरी नाइस।
And as we're talking about vaginal health, one common misconception that is connected to it is about the white discharge. That female these days feel that if they are having a white discharge, that is something which is problematic or may cause some sort of disease to them. So what is the myth behind it? So actually about white discharge, I don't know why there is so much of myth and misconception. Like बहुत बार students भी they will approach me and discuss कि ये issue है. So they think that if vagina से white discharge आ रहा है तो this is some kind of problem, issue या कोई disease है या this is very abnormal thing. But the thing is कि all women will have this white discharge. The consistency might vary, the thickness might vary, पर जो है white discharge, जो vaginal discharge इसको बोलते हैं, that is very normal. तो प्रॉब्लम वाइट डिस्चार्ज नहीं है. द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन दैट वाइट डिस्चार्ज इट विल चेंज इट्स कलर ड्यू टू इन्फेक्शन. जैसे अगर ईस्ट इन्फेक्शन है तो येलो हो जा रहा है, कभी ग्रीनिश हो जा रहा है ड्यू टू सम फंगल इन्फेक्शन, या एंडोमेट्राइटिस के टाइम अगर रेड थोड़ा ब्लड स्टेन्स वाला वो डिस्चार्ज है तो देन इट इज़ एन इशू. बाकी नॉर्मली डिस्चार्ज होगा ही एंड ओव्यूलेशन के आसपास उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी. तो ओवरऑल इट इज़ फाइन टू हैव अ वाइट डिस्चार्ज. बट अगर उसकी फिशी स्मेल आ रही है ड्यू टू सम बैक्टीरियन इन्फेक्शन और कलर चेंज हो रहा है, दैन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करना चाहिए. Until and unless there is nothing to worry about. So, Dr. As you mentioned about endometriosis, so what basically it is? Actually, there are some issues like अगर यूट्रस है उसमें कोई इशू है, like बहुत सारे चीज़ें रहेंगी. If we like dwell into science की किसी को पायोमेट्रा हो जाता है, there is some pus in the uterus, inflammation in the uterus, ये सारी चीज़ें होती है तो वो जो है vaginal health को अफेक्ट करेंगी एंड जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है उसको अफेक्ट करेंगी. बाकी नॉर्मल केसेस में तो जो नॉर्मल फ्लूइड है वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. And like, what's the consistency of a vaginal discharge? As we see that we do get vaginal discharge a lot before our menstrual cycle is about to happen. So what is the consistency? Like a woman gets it like every other day, alternative day, and how it is? Again, it might vary from individual to individual, but the first phase of the menstrual cycle, which is the menstrual phase, in that there would be bleeding. So there is no significant or white discharge seen at that moment. But from 5th or 6th day onward, vaginal discharge will be seen, but it will be only to a little extent. But as the time of ovulation reaches, that is somewhere near 14th day of the menstrual cycle, at that time, this mucus will become thick. Okay. But the thickness is normal. Like if it is very thick, like the cottage cheese, then it is bacterial infection. So when there are some people who approach doctor about this different consistency or different color, then there are some tests the gynecologist will suggest about the smear of the vaginal mucus and then get to a appropriate conclusion that what might be the issue. So for a female who is stepping into her adolescence and is about to get her menstrual cycle, so is there any specific age that a woman aspires to happen and see white discharge, or how is it like? Like when we talk about India, so the average age where a menstrual cycle will begin is somewhere near 11 to 12. So doctor, as I've seen and also gone through it, that आज के time में puberty is hitting at a very early stage. So like, what's the root cause behind it and why is this happening? Yes, you've heard it right. जो period age पहली थी जब puberty strike होती थी, that was somewhere near 14-15. फिर वो reduce होते होते अब 11-12 हो गई है. And you'll be very surprised to know that girls just of age like 8 year or 9 year, they have you know early puberty. बहुत जल्दी puberty आ गई है, बहुत जल्दी secondary sexual characters develop हुए हैं. And they start having their first menstrual cycle, that is menarche. इसके लिए मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. कुछ कुछ फैमिलीज में जेनेटिक्स हैं अर्ली प्यूबर्टी के, दैट कैन बी द रीज़न. दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस है कि जो थायराइड का इम्बैलेंस है उससे भी बहुत बार प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है. लाइफस्टाइल चेंजेस है. दूसरा मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन, दैट ऑल्सो हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन देयर साइकोलॉजी एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग. द फूड दे आर कंज्यूमिंग, थोड़ी ओबेसिटी भी है, ये सारी चीज़ों की वजह से. So hitting an early puberty is a topic of concern, or is it that like a normal menstrual cycle, how is it happening?
like 11-12 is fine, but 8 or 9 years is like a huge matter of concern, and this is not like something very normal that is happening in our society. मतलब 14-15 से reduce होके 11-12 हुआ, वो भी सही था, लेकिन 8 और 9 is not the normal age जिसमें puberty आनी चाहिए. Why is this happening? Is this related to any like these functional problems? Are they directing them to any sort of hormonal imbalance or period-related disorders that are like PCOS and PCODs? एक्चुअली जो अर्ली प्यूबर्टी है उसके रीजंस जैसे कि मैंने बताया कि जेनेटिक्स हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, चेंज लाइफस्टाइल है, और द कंटेंट और द इन्वायरमेंट दे आर लिविंग इन. पर इसका अभी सबसे सिग्निफिकेंट रीज़न ये भी है कि द केमिकल्स द किड्स आर एक्सपोज टू और इवन द एडल्ट्स आर एक्सपोज टू. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन मिमिक्स है. ये क्या करेंगे कि ईस्ट्रोजन के लेवल को बॉडी में बढ़ाएंगे, एंड जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो प्यूबर्टी जल्दी आएगी, सेम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जल्दी डेवलप होंगे, और इरेगुलर पीरियड साइकिल्स हो जाएंगी, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाएगी. ऐसे कुछ एंड्रोजन मिमिक्स भी होते हैं जो एक्ने कॉज करेंगे, फेशियल हेयर कॉज करेंगे, एंड ओवरऑल नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देंगे. बहुत सारे लाइक आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, लाइक PCOS, PCOD बहुत ज़्यादा कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़. ये इसीलिए कॉमन हो गया है क्योंकि मेजरली ऐसा नहीं है कि कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ है, कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है. ये जो है पूरा मतलब एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको आप बोल सकते हो. ऐसा कोई वन रीज़न नहीं होगा जो PCOS को कंट्रीब्यूट करेगा, पर देर आर मल्टीपल रीजंस और मल्टीपल टाइप ऑफ PCOS जो आज वुमेन में दिख रहा है. आप मान के चलिए कि हर 5th वुमेन जो भी इंडिया में होगी उसको PCOS होगा. ये इनिशियल स्टेज पर होगा, ये सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा होगा, एंड अलग अलग टाइप के सिम्टम्स भी दिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि 2 वुमेन जिनमें PCOS है दे माइट बी हैविंग द सेम सिम्टम्स. तो बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है इसके बारे में, लेकिन इसके एक्चुअल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. तो सबसे पहला रीज़न यही है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है. लाइक सबसे पहले स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. मतलब अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है, दे आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. कोई लाइक वर्किंग वुमेन है तो भी स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, एक ही रीज़न है. दूसरा ये कि हमारी फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो गई. मतलब पहले ये सारे इश्यूज़ नहीं थे. लाइक जब हमारी मदर्स थी उन्होंने तो इस डिसीज़ के बारे में ऐसा सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, बिकॉज उनकी डाइट बहुत अच्छी होती थी, बहुत नेचुरल होती थी. अब हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादातर नहीं खा रहे हैं, जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं. जब जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एडेड फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो भी हमारी बॉडी को धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहे हैं. और एज आई सेड कि कुछ एस्ट्रोजन मिमिक्स हैं, कुछ एंड्रोजन मिमिक्स हैं, ये हमारी मतलब पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देंगे. तीसरा है कि मतलब उठने और सोने का टाइम ही प्रॉपर नहीं है, जिसको स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं. इससे भी मेलेटोनिन अफेक्ट हो रहा है. मेलेटोनिन फिर हमारी साइकिल के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है. थायराइड इम्बैलेंसेस हो गए हैं. तो इट इज़ बेसिकली अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं. एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है. अब सुबह से शाम अगर कोई ऑफिस में है, बच्चा स्कूल में है, कोचिंग में है, तो इट इज़ वेरी नाइस दैट सो मेनी ऑफ वुमेन आर गोइंग टू जिम. पर अभी भी मैक्सिमम ऐसी वुमेन हैं जो फिजिकली इतनी एक्टिव नहीं है, मेंटली भले ही बहुत एक्टिव होंगे. तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही है PCOS के लिए. Like on behalf of parents, I would like this to know that what they can do to save their daughters, that they don't fall into this circle of having a period-related disorders. What mothers can do and what fathers can do, because now we see जब एक लड़की को उसकी menstrual cycle के बारे में educate करना होता है, so the prominent factor is of a mother educating her. And now since we are stepping into a modern era जहाँ पे हम लोग menstrual health और well-being के बारे में इतना vocal हो रहे हैं, so do you think that a perspective of a father is also needed when a mother is educating her daughter about these period-related disorder and periods in general? मतलब जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा डिफाइंड थे, एंड इट फील्स वेरी नाइस कि अब वो चेंज होते जा रहे हैं. पर अभी भी ऐसे कुछ रोल्स मतलब बिल्कुल डिवाइडेड है. अगर हम देखें तो एक एक्सपेक्टेशन है मदर से
कि शी विल बी द वन जो बच्ची को इंट्रोड्यूस करेगी टू द एडोलेसेंस, टू द प्यूबर्टी, टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाउ टू डील विथ एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सा ऐसा लोगों के एक्सपेक्टेशन है कि ये मदर का रोल होता है, एंड नो डाउट मदर इस रोल को बहुत अच्छे से वो करती भी है बहुत बार। पर ऐसा भी हो जाता है कि इतना ज़्यादा ओपन फैमिली नहीं है अबाउट डिस्कसिंग थिंग्स या पहले से बच्चे को बताने में। आई हैव सीन सम केसेस जिसमें जो बच्ची होगी शी विल एक्सपीरियंस हर फर्स्ट पीरियड एंड शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट। तो बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब शी इज़ वरीड कि क्या हो रहा है, वाई आई एम हैविंग दिस ब्लीडिंग, कुछ डिसीज तो नहीं है, और बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है। इफ़ शी इज़ हैविंग अ गुड फ्रेंड सर्कल जिससे वो शेयर कर पाएगी एंड डिस्कस करेगी एंड समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस है अगर शी इज़ नॉट अवेयर या घर वालों ने नहीं बताया, लाइक मम्मा ने नहीं बताया है। बहुत सारी बार आजकल तो स्कूल में भी काफ़ी अवेयरनेस है, देर आर सो मेनी सेमिनार्स गोइंग ऑन, काफ़ी बार हमने भी सेमिनार्स लिए हैं टू एजुकेट देम। बहुत बार हम पूछते हैं कि लाइक स्टूडेंट्स इनको ये पहले से पता था, तो बहुत कम फ्रैक्शन रहते हैं क्योंकि मतलब उनकी एज के हिसाब से उन्हें लगता है कि दिस इज समथिंग स्टूडेंट शुड नो इन 12 ईयर्स ऑफ एज। पर अब एज फैक्टर भी यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस हो गया है, तो कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। एंड फादर का जो रोल है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब जिसको अभी हम इतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं शायद। मदर ने तो अवेयर कर दिया, बता दिया, शी इज़ हेल्पिंग हर, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर, पर मुझे लगता है कि फादर से जो सपोर्ट मिलेगा और जो हेल्प मिलेगी वो उसे कंफर्टेबल फील करने में हेल्प करेंगी। ऐसा लोग बोलते हैं कि यू कैन डिस्कस दिस टू योर मदर और सिस्टर, या आप दादी या नानी से डिस्कस कर लो, बट डोंट डिस्कस इट विथ योर फादर, या भाई से मत बात करो इस बारे में, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा या इट इज़ नॉट गुड। मतलब ऐसा इनपुट दे दिया जाता है बच्चे को, तो शी थिंक्स दैट इट इज़ समथिंग जिसको छुपा के रखना है, जिसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, या दिस इज़ समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, ऐसा मतलब बोल बोल के उस बच्ची को फील करवा देते हैं। पर अगर ऐसी फैमिली है जहाँ फादर है, भाई है, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी ओपन टू इट, उसको कुछ अलग फील नहीं करने दे रहे हैं और मतलब ज़्यादा उसको चेयरफुल रख रहे हैं, तो ऐसे में जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है किसी भी लाइक मतलब एक अडल्ट वुमेन है, शी माइट नॉट फेस दिस काइंड ऑफ प्रेशर और शेम और आइसोलेशन या रेस्ट्रिक्टिव कस्टम्स, बट जो ग्रोइंग एज है बच्चे की उसको ज़्यादा ये चीज़ें फील होती है। तो अगर लाइक फादर है, ब्रदर है जो सपोर्टिव है, अगर उन्हें भी पता है एंड दे आर मेकिंग हर कंफर्टेबल, तो इसमें वो कंफर्टेबल फील करती है। शी कैन डिस्कस कि मैं आज स्कूल जाने में नहीं इशू आ रहा है या क्या आ रहा है, वाई आई एम हैविंग दिस स्टमक पेन। So, doctor, is it said that though male are coming up and speaking about it to their daughters and their sisters very often and openly, I have this incident which I recalled that there was this known colleague of mine. So, जब उसको उसके पहली बार periods hit करें, she was completely unaware about it, that what is it, and unknowingly she was surrounded by such people जिनसे वो हेल्प नहीं मांग सकती थी, बिकॉज कि वहाँ पे मेल रेशियो ज़्यादा था, उसकी मॉम उसके आसपास नहीं थी, there was no female to which she can run. So what she did was that उनके हाथ में जो भी कपड़ा या जो भी आया, she just used it because उनको नहीं पता था how to stop it. So though male influence is necessary, since you are a doctor and you must be dealing with a lot of children and kids out there when you were taking the seminars, so how open a communication is in the era of 2024? Most of the places we have taken seminar, if it is in school, so all the female teachers would be there, all the female students would be there, but there is no male teacher or male faculty who will be there. Although we have females surrounded everywhere for those children, but if there is some male faculty out there and in case of emergency, then the students will know कि they can count on him. पर अब वही ऐसा एक एनवायरनमेंट बना दिया है कि सेमिनार भी फीमेल दे रही है, स्टूडेंट्स भी जो अटेंड कर रहे हैं फीमेल, मतलब फीमेल चिल्ड्रन हैं, टीचर्स भी फीमेल हैं, सो उनके मन में एक माइंडसेट है कि मुझे सारी चीज़ें फीमेल से डिस्कस करना है। तो कभी ऐसा होता है बाय चांस कि कोई फीमेल अवेलेबल नहीं है और कुछ केस ऑफ इमरजेंसी है या कुछ इम्पॉर्टेंट है, देन उनको ये चीज़ किसी मेल से डिस्कस करने में एक बहुत बड़ा बैरियर सा फील होता है। तो आई थिंक कि इतना जब चीज़ें आगे बढ़ गई है तो इस चीज़ में भी शायद और ओपन माइंडसेट लोगों का हो सकता था। एक तरफ कुछ बहुत कंजर्वेटिव फैमिली में बोला जाता है कि यू डोंट डिस्कस दिस विथ योर फादर और ब्रदर, और
वहाँ पे मम्मी बोलती है कि while you are having your periods, you're not supposed to enter in the kitchen. Yeah. तो अब आप देखिए कि कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि एक तरफ पापा को भैया को बताना भी नहीं है और दूसरी तरफ जब वो बोलेंगे कि किचन से ये लेके आओ तो मना भी करना है कि मैं नहीं जा सकती, तो वो इनडायरेक्टली समझ ही जाएंगे कि वाई शी कैन नॉट गो. तो बड़ा कंफ्यूजिंग है उसके लिए भी. एंड इससे बस जब एक ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो उसमें थोड़ा सा सेल्फ स्टेम कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. वाइल शी इज़ ऑन हर पीरियड्स थोड़ा लो फील करती है, डल फील करती है, बिकॉज शी फील वेरी मच सेक्लूडेड. अगर उसको हम हैप्पी इन्वायरमेंट देंगे तो वो मेंटली भी उसके लिए बहुत अच्छा होगा और इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए. बिकॉज आप भी जानते हो कि दिस इज व्हेन वी गो बैक टू द पास्ट. एक टाइम पे तो देयर वाज सच अ टैबू अराउंड पीरियड्स दैट व्हेन अ वुमन इज इन अ मेंस्ट्रुएटिंग फेज, उनके रूल्स भी सेक्युलेटेड कर दिए जाते थे. एंड एट टाइम्स आई इवन हर्ड कि अगर किसी गांव में किसी फीमेल को या किसी लड़की को शी इज गोइंग थ्रू हर पीरियड्स, तो उनको उनके गांव से भी बाहर निकाल दिया जाता था, सेइंग दैट आप इम्प्योर हो और अगर आप पानी भी टच करोगे हमारे यहाँ का तो वो भी इम्प्योर हो जाएगा. So at vagueness that we have, that how it was before and how it is now, there is a lot of difference in it. But आज भी हम देखते हैं that people are not so much vocal about it. और अगर किसी लड़की को कोई issue हो भी रहा है, no, she keeps it to her or she passes on to her mother. And at this I've also seen that mothers भी on their end जितना वो कर सकती है वो करती है. और other they do is they just go to Google and just look at for the symptoms and जो भी उनके होता है, जैसे कि जो जनरेशनल ट्रॉमा हम पास ऑन करते हैं, so that the generational understanding that the mother has from her mother and she passes on to her daughter. And it goes like this. I have seen that females and the mothers usually don't visit a gynac. That would be the last choice that they'll go for. पर एक और चीज़, मतलब आप इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो कि पहले जैसे सब बोलते थे कि वाई अ फीमेल इज in her first 5 days of menstrual cycle, तो वो कुछ काम नहीं करती है, वो साइड में बैठी हुई है. अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं. आप इसको एक पॉजिटिव साइड ऐसा देख सकते हैं कि when she is on her periods, she is already experiencing pain, blood loss हो रहा है, she is on a weaker side. तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि she should rest for these 5 days. तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ इट. बुरा ये तब हो जाता है जब दैट थिंग इज कंसिडर्ड कि ये तो इम्प्योर है, यू शुड नॉट टच एनी थिंग बिकॉज यू आर हैविंग अ फेस विच इज़ लाइक टॉक्सिक. ऐसा लोग टॉक्सिक भी बोलते हैं उसको कि द टॉक्सिक ब्लड इज गेटिंग रिमूव, इम्प्योर ब्लड है, तो वो चीज़ उसको शायद थोड़ा परेशान कर देगी. बट रेस्टिंग फेज इज़ फाइन. पर ये जो इम्प्योर है कि टच नहीं करना है, एंड आई हैव हर्ड सम वेरी वियर्ड प्रैक्टिसेस अराउंड लाइक कि नहीं जाना है किचन में इज़ ऑल्सो फाइन कि ठीक है आप रेस्ट करो, पर किसी चीज़ को टच करने से बार बार रोकना अच्छा नहीं लगता. दूसरी चीज़ है कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस जो मैंने देखा, बड़ा वियर्ड लगता है सुन के, कि कुछ रूरल एरियाज़ में ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि उन 5 days में यू शुड नॉट बाथ, डोंट टेक बाथ. एंड यू शुड ऑल्सो नॉट वॉश योर हेयर. पर उस टाइम तो आई थिंक कि ज़्यादा हाइजीन रिक्वायर्ड है. यू शुड बाथ डेली, वॉश योर हेयर, फील वेरी लाइक क्लीन, प्रॉपर एंड हाइजीनिक. पर ये बड़ा ही मतलब अजीब सा वियर्ड सा चीज़ निकला कि नहीं, 5 दिन आपको नहीं नहाना है. तो अभी भी मतलब हम सोच रहे हैं कि पीपल आर वेरी एजुकेटेड, दे नो एवरीथिंग, पर अभी भी कुछ चीज़ है जो जनरेशन वाइज चले आ रही है. भले हो सकता है कि वो इतनी साइंटिफिकली सही नहीं हो, तो वो चीज़ें भी अभी हमारे सोसाइटी में बहुत परसिस्ट कर रही है. मतलब वी कैन से दैट पीपल आर एजुकेटेड but they are not period educated. मतलब people know that this is the menstrual phase and I should use a hygienic menstrual practice. They can use sanitary pads, but they are not educated about the disposal of the pads. तो इस तरीके की चीज़ें अभी भी सोसाइटी में हैं. So doctor, as you mentioned about the disposing of a pad in a wrong manner, so how is this contributing to environmental damage? Actually, I've observed that there are few people who, they'll put the pads after using anywhere. Like it should be properly kept in a dustbin. पर आप public toilets में से observe करोगे कि they'll, throw it anywhere. तो that could be infectious for other people using the same toilet. दूसरा है कि कुछ पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, but I know, like I've heard that many people will just, flush it in the toilet. Even I have heard it, yeah. तो ऐसे अगर flush कर देंगे toilet में pads, तो
ड्रेनेज तो ब्लॉक करेगा ही, पर उसका इन्वायरमेंटल बहुत बड़ा एक हार्म है। अगर हम ऐसे देखें कि जो पैड्स हैं दे आर यूजिंग प्लास्टिक एंड दे आर यूजिंग सम जेल सो दैट उसकी एब्जॉर्बेंसी ज़्यादा रहे। अब वो जेल क्या होता है कि जब भी वो लिक्विड के कांटेक्ट में जाएगा तो इट स्टार्ट्स एक्सपांडिंग, क्योंकि उसको बनाई ऐसा है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता जाए, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ड्रेनेज में एक्सपांड होता जाएगा, ड्रेनेज को ब्लॉक कर देगा। तो एंड प्लस अब अगर ये ड्रेनेज में जाएगा भी तो ऐसा नहीं है कि डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब ये जो प्लास्टिक पैड्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब इनको 500 to 800 ईयर्स लग सकते हैं पूरा मतलब डिकम्पोज होने में, या फिर आप सोच लो कि पूरा मतलब उनको लाइक कंप्लीट टू गेट रिड ऑफ देम। नॉर्मल पैड्स को 500 to 600 ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में। व्हाट्स द टाइमलाइन फॉर एन ऑर्गेनिक पैड? एक्चुअली में जो अगर आप दोनों पैड्स को कंपेयर करो तो अगर यहाँ पे 500 to 800 ईयर्स लग रहे हैं तो दैट विल हार्डली टेक 1.5 to 2 ईयर्स। और आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर डिकम्पोजिशन का टाइम इतना डिफरेंस है तो ये हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहे होंगे, दैट विल ऑल्सो वेरी वाइडली। लाइक इफ़ वी सी की जो प्लास्टिक पैड्स हैं जो हमेशा से यूज़ कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड उसी के बारे में लोगों को भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, अगर वो प्लास्टिक पैड्स हैं प्लस उसमें जो जेल यूज़ हो रहा है दैट इज़ कार्सिनोजेनिक। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं एंड उनसे पता चला कि जो जेल होगा ये मतलब एब्जॉर्बेंसी के लिए अच्छा है, पर इट कैन कॉज कैंसर, वेजाइनल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इस तरीके के कार्सिनोजेंस इसमें मिले हैं। दूसरा है कि अगेन प्लास्टिक है तो और वो बॉडी के इतने ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, हमको लगता है कि शायद वो सिर्फ कॉटन का बना होगा क्योंकि इट अपीयर्स टू बी, पर एक्चुअल में वो कॉटन को बहुत ज़्यादा ब्लीच करते हैं। देन अगेन ब्लीच भी वजाइना के कांटेक्ट में आ रहा है बिकॉज पीपल आर यूजिंग इट, तो ब्लीच हो गया। प्लस ब्लड इतना टाइम तक वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो कोई फाउल स्मेल या बैड ओडर ना प्रोड्यूस करे, इसीलिए उसमें दे आर यूजिंग फ्रेगरेंसेस। अब वो जो फ्रेगरेंसेस हैं दे आर अगेन केमिकल्स हैं, तो दे आर अगेन हार्मिंग द मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड वेजाइनल हेल्थ। एक तरफ हम सोच रहे हैं कि इतना सारा प्रिजर्वेटिव्स है, कलर्स हैं, इससे सब पीसीओडी का एक रूट कॉज है, एंड दूसरी तरफ पीरियड्स में ही ये वाले पैड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी तो एक ब्लंडर है। मतलब ये ही कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस भी कॉज कर ही रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल है फ्रेगरेंसेस जो यूज़ हो रही है, मस्क एंड ऑल, वो भी इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ क्योंकि कुछ एंड्रोजन मिमिक्स भी उसमें यूज़ होते हैं। तो अगर हम सभी पॉइंट्स को समअप करें तो ब्लीच हो गया, फ्रेगरेंस हो गई, और जो उसमें प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, जो जेल यूज़ हो रहा है, तो ओवरऑल वो हेल्थ को डिटोरिएट कर रहा है। पर ऐसा लगता है कि 5 ही तो दिन यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो बचा हुआ दिन बढ़िया है। पर अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो एक मंथ में 5 दिन कर रहे हैं, देन एक साल में वी आर यूजिंग इट फॉर 2 months, और शायद लाइफ टाइम में तो हम उसको 8 से 9 साल तक विल बी यूजिंग इट। तो इन अ लॉन्गर रन इट इज़ गोइंग टू डिटोरिएट और मे बी प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। इसी के कॉन्ट्रास्ट में शायद आपने ऑर्गेनिक पैड के बारे में सुना होगा। ऑर्गेनिक पैड्स के अगर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी आर सीइंग दैट इट इज़ वेरी नाइस कि वो 1.5 से 2 ईयर्स में डिकम्पोज हो जाएगा। पर अभी लोगों का माइंडसेट भी अलग है कि हम तो अभी है, हम यूज़ कर लें, 800 साल बाद क्या होगा वो किसने देखा है। मतलब वाई शुड आई इन्वेस्ट माई मनी ऑन ऑर्गेनिक पैड्स, मेरा जब नॉर्मल में काम हो रहा है। तो इन्वायरमेंट वाला फैक्टर लोगों को बड़ा नहीं लगता है कि इसकी वजह से लाइक टू सेव इन्वायरमेंट, टू बी सस्टेनेबल, वी शुड गो फॉर ऑर्गेनिक पैड्स। लेकिन हेल्थ वाइज भी अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ जेल यूज़ होता है, वहाँ पे जो बैम्बू है, कॉर्न स्टार्च है, वो एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होगा, तो वो कार्सिनोजेनिक नहीं है। इसीलिए ऑर्गेनिक पैड्स ज़्यादा सस्टेनेबल है इन्वायरमेंट के लिए भी और इनफैक्ट हमारी हेल्थ के लिए भी। So apart from organic pads, because as you just mentioned that undoubtedly they are coming out as a superhero in this menstrual industry, apart from organic pads, is there anything else that you see nowadays in the market which is beneficial? Actually there are so many products nowadays for menstrual hygiene and sanitary purposes. सबसे ज़्यादा वैसे लोग प्लास्टिक पैड्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक पैड्स पे सो मेनी ऑफ देम आर स्विचिंग नाउअडेज। वो स्विच इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि लॉन्गर रन में उनकी हेल्थ के लिए और उनको केमिकल फ्री रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पर फिर भी आप देखोगे कि इतना ज़्यादा पोर्शन ऑफ सोसाइटी क्यों ऑर्गेनिक पैड्स नहीं ले रहा है, क्योंकि ये भी एक माइंडसेट है हमारा। हमको लग रहा है कि जो भी हर ऑर्गेनिक चीज़ आती है ना दैट इज़ एक्सपेंसिव। ये कोई ऑर्गेनिक लाइक दाल है या खाने का कुछ भी है तो
सबने मेंटली एसोसिएट कर लिया कि ऑर्गेनिक पैड्स तो महंगे होंगे, सो देन लेट्स गो फॉर अ चीपर सोर्स एंड ऐसा. पर इफ़ वी कंपेयर टू पैड्स, मतलब जो नॉर्मल प्लास्टिक वाले हैं एंड दूसरा ये, तो बिल्कुल भी इतना बड़ा क्या थोड़ा भी डिफरेंस नहीं आ रहा है. अगर आप इसकी बेस्ट कंपनी कंपेयर करें एंड ऑर्गेनिक पैड्स, तो दे इट इज़ नॉट मेकिंग फाइनेंशियल टोल ऑन एवरीवन. एंड इससे भी एक बेटर जो अल्टरनेटिव है दैट इज़ रीयूजेबल पीरियड पैंटीज़. और रीयूजेबल पीरियड पैंटीज़ की ब्यूटी है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसको पीरियड्स में यूज़ किया जा रहा है. इसके बारे में मतलब काफ़ी आजकल लोग यूज़ करने लगे हैं. सबसे पहले तो इसके बारे में एक्चुअल में सबसे बड़ा क्वेश्चन आया, लाइक लोगों को कुछ भी जब नई चीज़ आती है तो वो लोग ऐसे कमेंट वाली चीज़ रहती है. तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि पहले भी क्लॉथ यूज़ कर रहे थे, फिर पैड्स आए, फिर ऑर्गेनिक पैड्स आए, और अब फिर से क्लॉथ ही आ गया पीरियड पैंटी के फॉर्म में. तो वो चीज़ रिपीट हो गई. मतलब पहले ही सही था, पहले हमको सिखाया कि क्लॉथ नहीं यूज़ करना है, पैड्स यूज़ करना है, और फिर से आप लोग सिखा रहे हो कि पैड्स छोड़ के फिर से क्लॉथ पे आ जाओ. दिस इज द डिफरेंस ऑफ द पीरियड एजुकेशन. अब एक्चुअल में वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लॉथ वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. द बैड क्लॉथ या डर्टी क्लॉथ वॉज द प्रॉब्लम, जो इतना ज़्यादा क्लीन और अच्छे से नहीं यूज़ हो रहा था. अब फिर वैसे लोगों को समझाया जा रहा है कि क्लॉथ पर इशू नहीं था, पर जो क्लॉथ यूज़ कर रहे थे वो बहुत ख़राब था. कोई भी कॉटन क्लॉथ है उसको धो के यूज़ कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे जो पीरियड पैंटीज़ हैं वो बहुत हाइजीनिक है, बहुत ज़्यादा क्लीन है. स्पेशल मतलब नेचुरल थिंग्स आर कमिंग टू वॉश देम, कि आप सोप और डिटर्जेंट भी यूज़ मत करो. पहले जो क्लॉथ यूज़ कर रहे थे उसी को मल्टीपल टाइम यूज़ करके और सोप यूज़ करके वो क्लॉथ भी हार्ड हो जा रहा था, तो कोर्स हो जा रहा है वो क्लॉथ, रैशेस कॉज कर रहा था वुमेन में, एक वो भी बहुत बड़ा इशू था. तो ऐसा नहीं है कि जो क्लॉथ है और पीरियड पैंटी सेम हो गए. मतलब एक तो डिफरेंस आया, एक हाइजीन वाला आया, दूसरा वो जो कोर्स हो गए वो नहीं आया. तीसरा डिफरेंस ये भी कि जब क्लॉथ यूज़ करेंगे तो इट वोंट बी अटैच टू द नॉर्मल पैंटी अ वुमेन वुड बी वेयरिंग, तो वो डिस्प्लेस होगा, फिर वो डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा. पर पीरियड पैंटी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. मतलब देर इज़ नो क्लॉथ, मतलब क्लॉथ का पूरा बनी हुई पैंटी है एंड देर इज़ नो एक्स्ट्रा पैड और क्लॉथ रिक्वायर्ड. तो वो पहनने में भी कंफर्टेबल भी है, वॉश करने के लिए भी मतलब वो इतना कोर्स होगी नहीं, बिकॉज द मटेरियल दे आर यूजिंग और बहुत अच्छे से टेलर्ड है. इसीलिए लोग इस बेटर अल्टरनेटिव पे स्विच कर रहे हैं. और पीरियड पैंटीज तो पीरियड में तो डेफिनेटली सब यूज़ कर रहे हैं, पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैंटी लाइनर्स नाउडेज वुमेन आर गोइंग टू वेयर दिस नॉर्मल पीरियड पैंटी. जैसे बी नीडी जो पीरियड पैंटी बनाता है उसमें पैंटी लाइनर्स की भी तरह इनफैक्ट जो पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग है उसमें भी फीमेल्स आर यूजिंग पीरियड पैंटी. एक और चीज़ मैंने मतलब देखा कि डिफरेंस क्या है. मतलब अगर आप देखो कि हम एक ऑर्गेनिक पैड यूज़ कर लें वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, पीरियड पैंटी यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है. लेकिन जब अगर एक बहुत बड़ा शेड्यूल है डे का, व्हेन मतलब इतना ज़्यादा वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है, या फिर there is no time or no comfort zone to change again and again in a heavy flow day, तो उस केस में पीरियड पैंटी बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है कि जहाँ 2-3 पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं तो सुबह से शाम तक वुमेन वुड बी कंफर्टेबल, रैश फ्री एंड वेरी हैप्पी टू यूज इट. And since you mentioned that period panties को apart from periods, women can wear it on their regular basis as well. तो यहाँ पे तो the problem of white discharge staining the normal panties is also escaped, because if you can wear a period panty in your normal day-to-day life as well, apart from your menstrual cycle when you're on your periods, this also eliminates it that when you are going through a white discharge phase as well, the period panty would hold it, and your lingerie are safe and sound in that. दैट इज थिंग. सो इसीलिए तो बहुत डाइवर्स मुझे लगता है कि पीरियड पैंटी है, पीरियड्स भी है, पोस्टपार्टम भी है, वाइट डिस्चार्ज में भी है, कैजुअली भी अगर कोई पहनना चाह रहा है तो पहन रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल. तो सारी चीज़ें मतलब एक रोल है. एंड देर आर डेज व्हेन यू थिंक दैट योर पीरियड माइट अराइव टुडे एंड यू आर इन अ मेंटल टेंशन कैरिंग पैड्स एवरीवेयर. And so it is better to have period panty wearing it for the whole day, so you don't have any mental fuss about it. That regular run for a stain check or anything. Yes. So doctor, is it just discussed about many period modern care solutions? Such solutions are definitely available in the market. तो अभी भी लोगों से यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? राइट बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. लाइक
लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ऑफ वुमेन है दे आर यूजिंग द नॉर्मल पैड्स. अभी तो मतलब ऑर्गेनिक पे नहीं शिफ्ट हुए हैं. देन पीरियड पैंटीज. इसके अलावा लाइक देर आर वेरियस टाइप ऑफ टैम्पॉन्स एंड कप्स, बट वुमेन आर नॉट यूजिंग इट. उसके मल्टीपल रीज़न है. सबसे पहला तो ये रीज़न है कि फर्स्ट थिंग जो मदर बता रही है अपनी बच्ची को कि यूज़ करना है दैट इज़ पैड. तो वो अब कहीं ना कहीं मदर में तो डीप रूटेड है ही कि मेंसेस में पैड यूज़ करना है. सेम शी इज़ ट्रांसफरिंग इट टू हर डॉटर. तो बच्ची को भी पता है कि इन द टाइम ऑफ लाइक पीरियड्स है या मेंस्ट्रुअल फेज है तो आई शुड बी यूजिंग पैड्स. उस पैड से मतलब वो एक नॉर्मलाइज हुआ है, उससे चेंज होने में बहुत टाइम लग रहा है. दूसरा चीज़ ये है कि एक्सपोजर. मतलब अभी बहुत सारे रूरल पॉपुलेशन तो अभी भी क्लोथ ही यूज़ कर रही है. वो अभी जस्ट पैड पे आए हैं या अब आएंगे, तो उनके लिए टैम्पॉन्स पे जाना ये तो मतलब अभी काफ़ी एक बड़ी जर्नी है. लेकिन जैसे टैम्पॉन्स और कप के बारे में जो नॉर्मल हम लोग डिस्कस करते हैं लोगों से, तो इश्यूज दूसरे हैं कि एक तो अवेयरनेस नहीं है द प्रॉपर वे टू यूज़ इट. दूसरा उनको लगता है कि जो इंसर्शन है टैम्पॉन्स में दैट माइट ब्रेक द हाइमेन. तो एक वो सबके मन में मिथ है कि ऐसा हो जाएगा. तो तीसरा मतलब दे आर नॉट नोइंग हाउ टू इंसर्ट इट. अगर एक बार वो समझ भी गए हैं तो जो रिमूवल ऑफ टैम्पॉन्स भी बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम है. दूसरा ये कि अगर टैम्पॉन्स यूज़ भी कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़्यादा हाइजीन ना मेंटेन करके, तो उससे इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो देखा होगा कि वुमेन में वैसे यूटीआई बहुत कॉमन है. और वेजाइनल इन्फेक्शंस भी इससे बढ़ सकते हैं. तो ऐसा है कि प्रॉपर लाइक अवेयरनेस, थोड़ा एक्सपोजर और प्रोटोकॉल कि आप कैसे यूज़ करोगे वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है टैम्पॉन्स और कप्स में. पर पैड्स तो सबको लग रहा है कि वही चीज़ यूज़ करते आ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे. बट इन बी वेरी सरप्राइज टू नो कि लोग पैड्स भी प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. मतलब लाइक कुछ जो बेसिक हैबिट्स है लाइक सैनिटरी पैड्स यूज़ करते टाइम पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट. जैसे सबसे बेसिक है कि व्हाइल यू आर चेंजिंग योर पैड्स या यूजिंग इट तो यू शुड वॉश योर हैंड्स. तो मोस्टली दे आर नॉट डूइंग दिस मिनिमम थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड. दूसरा ऐसा है कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट द साइजेस. जैसे कि एक केस मैंने देखा था ऐसा कि a child like a girl said she was complaining कि मतलब मैम I won't be able to attend classes for 4 days because अभी मेरे periods चल रहे हैं. Then I asked her कि अब अगर ये 4 दिन का जो लॉस होगा then how are you going to cover it. मतलब बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा, पढ़ना भी है, एग्जाम इज अप्रोचिंग. तो मतलब कोशिश करना कि आप आ जाओ एंड सारी क्लासेस अटेंड करो. देन आई वॉन्टेड टू हेल्प हर. सो उससे सबसे पहला इशू मुझे लग रहा था कि शी टेल की डिस्मनोरिया है, बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल होता है. Yes. तो आई वोंट बी फीलिंग कंफर्टेबल एंड ओके टू सिट देयर. लेकिन उसका इशू कुछ और ही था. द इशू वॉज कि शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्टेन्स. तो एंड शी कंप्लेन कि हर मंथ एक में एक बार इतना ज़्यादा वो केयर करती है और लाइक ऑफनली पैड चेंज करती है फिर भी स्टेन हो जाता है. Then I wanted to know why. Then I came to the conclusion कि she is not knowing the right way to wear pad. दूसरी चीज़ है she is not aware कि कौन से टाइप का पैड कौन से दिन ऑफ द menstrual डे पहनना है. लाइक फर्स्ट और सेकेंड डे जब हैवी फ्लो है तो ज़्यादा एब्जॉर्बेंट या बेटर पैड यूज़ करना चाहिए या बड़ी साइज़ का पैड यूज़ करना चाहिए. शी इज़ नॉट वेयरिंग द पैड अकॉर्डिंग टू हर साइज़. तो अभी पैड में भी बहुत अवेयरनेस रिक्वायर्ड है जो अभी सबके पास नहीं है. And coming to pads, the awareness that a woman and a girl child should follow comes from her mom, basically. तो जब तक उसकी मम्मी ही उसे educate नहीं करेगी about the modern period care solutions that are available in the market, how a daughter is going to adapt it. So what is your call for the moms out there? अच्छा, ये जो नॉलेज ट्रांसफ़र की हायरार्की है वो ऐसे ही है कि मम्मी बताएगी बेटी को, बेटी बताएगी उनकी बेटी को. और यही एक अगर आप देखोगे ना कि कुछ सोसाइटी में मिथ और मिसकंसेप्शन चल रहे हैं पीरियड्स को लेकर कि ये करना है ये नहीं करना है, या जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नहाना नहीं है, या किसी और भी टाइप का है कि अगर पीरियड्स है तो रात को घर के बाहर नहीं जाना है. ये सारी चीज़ें तो ये भी वैसे ही प्रोपगेट करता है सेम हायरार्की में एंड सेम फ्लो में. And since we talked about the misconceptions, तो I have seen this even in my family as well that एक limit लगा दी जाती है when you're on your periods that you should not consume these particular food items. जैसे for example, you should not consume pickles more often when you're on your periods, or you should not consume XYZ food item if you're on your periods. So is it actually that when you are menstruating there's some sort of diet plan or a food that you should not eat?
सो एक्चुअली में वैसे ऐसा कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम होता नहीं है जो मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं कंज्यूम करना चाहिए, पर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे कैफ़ीन है, बहुत ज़्यादा पीरियड के टाइम कैफ़ीन का इंटेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मेंस्ट्रुअल फ्लो को और एग्रेवेट ही करेगा, हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी. बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए, तो मेंस्ट्रुअल फेज में भी नहीं खाना चाहिए. बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगी एंड मूड स्विंग्स वगैरह कॉज करेगी. आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि जब पीरियड्स चल रहे होंगे तो पिकल्स नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है. तो अगर अपन ऐसे देखें तो देयर इज़ नो हार्म ऑफ इन ईटिंग पिकल्स. बिल्कुल खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है. लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे किसी को कि पीरियड्स में कि आप खा लो, तो उसके मन में ये चीज़ आएगी कि नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वी हैव हर्ड सोया, हमें ऐसा बोला जाता है. इसका रीज़न थोड़ा आयुर्वेदिक से लिंक है कि जब भी हम पिकल्स कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी में हीट को बढ़ा देता है. और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है उसमें हीट, बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो अगेन हीट को और बढ़ा देगा. तो जो मेंस्ट्रुअल अगर क्रैम्प्स हो रहे हैं तो वो फर्दर वर्सन हो जाएंगे, क्रैम्प्स भी होने लगेंगे, हैवी ब्लीडिंग होने लगेगी. पर हाँ, अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि अगर पीरियड्स में या मेंस्ट्रुअल फेज में अगर अचार खाने से फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, ऐसा कुछ, तो देन इट इज़ अ मिथ एंड मिसकंसेप्शन. So far, we have discussed about modern period care solution and period awareness. What do you think if the issue of lack of period awareness and lack of period education remains unsolved? लाइक वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि अगर ये चीज़ बहुत अच्छे से हम लोग असेस नहीं करते हैं एंड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो वही आ गई कि पहला मेंस्ट्रुएशन बहुत जल्दी आ गया. Yes. तो मतलब बच्चपन में जो चाइल्डहुड फेज होता है वो तो बच्चे ने देखा ही नहीं. अगर 8 या 9 ईयर्स की बच्ची विल स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, तो दैट इज़ इन वेरी अर्ली फेज ऑफ द लाइफ. उसके बाद वाला जो फेज है उसमें ये इशू आ सकता है कि इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर हाइजीन, तो बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है एंड यूटीआईज भी इससे रिलेटेड हैं, वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इनफैक्ट एसटीडीज भी हो सकती है. उसके बाद अगर देखें कि अब जब ये वाला पीरियड ख़त्म हो गया, देन देर इज़ लाइक जब वुमेन आर प्लानिंग फॉर बेबीज़, जो फर्टाइल पीरियड भी है एंड फैमिली प्लानिंग पीरियड भी है, उसमें अब ये देखने को ऑब्जर्व हो रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल एज, जो मेनोपॉज एज 50 या 55 ईयर्स होती थी, दैट इज़ रिड्यूस्ड. मतलब नाउ वुमेन कैन हैव मेनोपॉज एज अर्ली एज इन देयर 40s. तो अगर 40s में ही अगर मेनोपॉज आ रहा है, एंड अब वुमेन का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया, दे वांट टू गेट मैरिड लिटिल लेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी उनकी एम्बिशंस हैं, एंड तुरंत मैरिज के बाद ऑल्सो दे आर नॉट प्लानिंग फॉर अ बेबी, दे आर वेटिंग. तो अब वो वाला जो एज है बच्चे प्लान करने का वो डिले हो गया, इधर मेनोपॉज आगे शिफ्ट हो गया है. तो जो लाइक प्रेगनेंसी के लिए जो ईयर्स मिल रहे हैं वो वुमेन को बहुत काफ़ी कम मिल रहे हैं. तो अगला शायद ये एक मेजर इशू में कन्वर्ट हो सकता है. So, doctor, do you think that period-related disorders, that are PCOS and PCODs, also contribute to in a woman when they are about to conceive a child, or do they get certain sort of problem while having that? डेफिनेटली. एक्चुअली PCOS का जो फाइनल कॉन्सिक्वेंस है दैट इज इनफर्टिलिटी ओनली. मतलब ऑल्दो बहुत कॉन्सिक्वेंस है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, एक्ने है, फेशियल हेयर है, पर इन अ लॉन्गर रन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इनफर्टिलिटी. मतलब इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट फर्टिलिटी, तो इट विल रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी. अब क्या है कि अगर वुमेन इज इनफर्टाइल एंड शी इज प्लानिंग टू कंसीव, तो इट माइट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कंसीव. दूसरा, शी माइट नीड मेडिकल हेल्प. पर ऐसा है कि इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बिकॉज आई हैव लाइक विटनेस्ड मल्टीपल केसेस जहाँ पे PCOS को रिवर्स किया गया, फिर से फर्टिलिटी वाला पीरियड लाया गया एंड शी वॉज हैविंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिर प्रेगनेंसी में रिजल्ट हुआ. लेकिन बहुत लंबे समय तक ये चीज़ चलता है, तो देन प्रेगनेंसी में डेफिनेटली इश्यूज आते हैं. We have a term which is menopause. We also have a term which is perimenopause. If you could just tell something about it. It is the age near like when a woman will stop having the menstrual cycle. तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि एक नॉर्मल menstrual cycle चल रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन कि ये लास्ट मंथ चलती. वो धीरे धीरे मतलब menstrual cycle थोड़ा उसकी लेंथ बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे करके वो डिसअपियर होगी. तो दैट पीरियड जो मतलब रफली 45 से 50 के बीच में होगा, देन ये चीज़ें रहेगी. बॉडी में थोड़ा जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा. अगर उस टाइम क्या रहेगा कि वुमेन विल अगेन फेस अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. दूसरा ये है कि
वजाइना ड्राइंग होने लगेगी एंड धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल फेज विल फेज आउट. Thank you for joining us, Dr. Pranali. It was lovely having a conversation with you, and this particular podcast has been resulted as very insightful and informative. Thank you so much for having me, and I guess it would enlighten a lot of people around, like watching this. Obviously, many of the women will be watching it, but I guess all the men watching this will also have like more open thoughts and conversation about it. That was it for today. Thank you so much for joining us, and do let us know in the comment section below that what are topics we should cover next in Unapologetic Talk.